तो चलिए आज बात करते हैं भारतीय संविधान के कुछ ऐसे जरूरी हिस्सों की जिन पर अक्सर उतना ध्यान नहीं जाता। ये है अनुच्छेद 341 से 351। ये वो नियम हैं जो भारत की जबरदस्त डाइवर्सिटी को एक साथ बांधकर रखने में मदद करते हैं। मतलब कमजोर तबकों की सुरक्षा और भाषा जैसे नाजुक मुद्दे के बीच एक बड़ा ही बारीक बैलेंस बनाते हैं। कभी सोचा है कि भारत जैसा देश जहां सैकड़ों समुदाय हैं, हजारों भाषाएं और बोलियां हैं, वो एक साथ कैसे टिका हुआ है? ये अपने आप में एक बहुत बड़ी पहेली है ना? और इसका जवाब कहीं ना कहीं हमारे संविधान की जड़ों में छिपा है, खासकर उन आर्टिकल्स में जिनकी बात हम आज करने वाले हैं। इससे पता चलता है कि हमारे संविधान बनाने वालों ने कितनी दूर की सोच के साथ इस चैलेंज को हैंडल किया था। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? हम 4 मेन स्टॉप्स पर रुकेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि संविधान कुछ समुदायों को स्पेशल प्रोटेक्शन क्यों देता है। फिर हम भाषा की दुनिया में गोता लगाएंगे और देखेंगे कि संघ की ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर हिंदी का क्या रोल है। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे राज्य अपनी अपनी भाषाओं के साथ कैसे तालमेल बिठाते हैं। और आखिर में बात होगी हमारे और आपके भाषाई अधिकारों की, मतलब वो राइट्स जो ये पक्का करते हैं कि हमारी आवाज़ सुनी जाए, चाहे हम कोई भी भाषा बोलते हो। तो पहला पड़ाव है स्पेशल प्रोटेक्शन। अनुच्छेद 341 और 342 को आप संविधान का दिल कह सकते हैं। ये उन समुदायों को पहचानने और उन्हें ऊपर उठाने के लिए हैं जो ऐतिहासिक वजहों से पीछे छूट गए हैं। ये सिर्फ आरक्षण की बात नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा गहरी बात है। ये सबको एक लेवल प्लेइंग फील्ड देने की कोशिश है, ताकि हर किसी को आगे बढ़ने का बराबर मौका मिले। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। अनुसूचित जातियों यानी एससी और अनुसूचित जनजातियों यानी एसटी दोनों को पहचानने का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल एक जैसा है। इसकी शुरुआत राष्ट्रपति करते हैं, जो उस राज्य के राज्यपाल से सलाह मशवरा करने के बाद इन समुदायों की एक ऑफिशियल लिस्ट, एक सूची जारी करते हैं। ये एक बहुत ही सोच समझकर उठाया जाने वाला कदम है। और यहीं पर असली खेल शुरू होता है, पावर बैलेंस का। देखिए, लिस्ट को नोटिफाई यानी अधिसूचित तो राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन वो अपनी मर्जी से इसे बदल नहीं सकते। एक बार शुरुआती लिस्ट बन गई तो उसमें किसी भी समुदाय को जोड़ने या हटाने की पावर सिर्फ और सिर्फ संसद के पास होती है, कानून बनाकर। ये एक बहुत जरूरी चेक एंड बैलेंस है, जो ये पक्का करता है कि ऐसे फैसले पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से ही लिए जाएं। ठीक है, तो अब आते हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो भारत में हमेशा से एक इमोशनल मुद्दा रहा है, भाषा। आखिर संविधान देश की ऑफिशियल लैंग्वेज यानी राजभाषा के सवाल से कैसे निपटता है? इसका जवाब हमें मिलता है अनुच्छेद 343, 344 और 351 में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर करना जरूरी है। हम सब राष्ट्रभाषा शब्द सुनते हैं, है ना? लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे संविधान में राष्ट्रभाषा या नेशनल लैंग्वेज जैसा कोई शब्द है ही नहीं? जी हाँ, संविधान बात करता है राजभाषा की, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज की। ये वो भाषा है जो सरकारी कामकाज में इस्तेमाल होती है। ये एक बहुत ही जरूरी फर्क है। आर्टिकल 343 एक बहुत बड़ा और साफ ऐलान करता है, संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी। आज़ादी के बाद ये एक बहुत बड़ा फैसला था, जो एक नई राष्ट्रीय पहचान की तरफ इशारा कर रहा था। लेकिन साथ ही एक प्रैक्टिकल बात भी सोची गई। ये तय हुआ कि अंकों के लिए हम भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप यानी 1, 2, 3 का ही इस्तेमाल करेंगे। अब जाहिर है, इतना बड़ा बदलाव रातों रात तो हो नहीं सकता था। हमारे संविधान निर्माताओं को ये बात पता थी, इसलिए उन्होंने एक बफर पीरियड रखा। अनुच्छेद 343 ने संविधान लागू होने के बाद से 15 साल तक यानी 1965 तक अंग्रेजी के इस्तेमाल को भी जारी रखने की इजाज़त दी। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल कदम था, ताकि देश धीरे धीरे इस बदलाव के लिए तैयार हो सके। अच्छा, अब ये ट्रांजिशन ठीक से हो रहा है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? इसका जवाब है आर्टिकल 344। इसके तहत बनाया गया राजभाषा आयोग। आप इसे एक तरह का हेल्थ चेकअप समझ सकते हैं हिंदी के लिए। राष्ट्रपति इस कमीशन को बनाते हैं, कमीशन अपनी सिफारिशें देता है और फिर एक पार्लियामेंट्री कमेटी उन सिफारिशों पर विचार करती है कि आगे क्या करना है। अच्छा, ये तो हुई केंद्र सरकार की बात, पर राज्यों का क्या? भारत सिर्फ दिल्ली से तो नहीं चलता। और यहीं पर हमारे संविधान की खूबसूरती सामने आती है। आर्टिकल 345 से 348 ये पक्का करते हैं कि राज्यों की भाषाई विविधता का पूरा सम्मान हो और उन्हें अपनी पहचान बनाए रखने की आज़ादी मिले।
आर्टिकल 345 सीधा सीधा राज्यों को ये पावर देता है कि वो अपने सरकारी कामकाज के लिए कोई भी एक या ज्यादा भाषाएं चुन सकते हैं जो उनके राज्य में बोली जाती हैं, या फिर वो हिंदी को भी चुन सकते हैं। इसीलिए तमिलनाडु में तमिल, पश्चिम बंगाल में बंगाली और पंजाब में पंजाबी ऑफिशियल लैंग्वेज है। ये दिखाता है कि संविधान वन साइज फिट्स ऑल वाले फॉर्मूले में यकीन नहीं करता। कम्युनिकेशन के लिए भी बड़े साफ नियम हैं। पहली बात, केंद्र और राज्यों के बीच या राज्यों के आपस में बातचीत के लिए हिंदी या अंग्रेजी का इस्तेमाल होगा। दूसरी बात, अगर किसी राज्य की एक बड़ी आबादी चाहती है कि उनकी भाषा को भी मान्यता मिले तो वो राष्ट्रपति से इसकी मांग कर सकते हैं। और तीसरी और बहुत ज़रूरी बात कि संसद की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में मुख्य भाषा अंग्रेजी ही रहेगी ताकि कानून की समझ में कोई कन्फ्यूजन न हो। चलिए अब सरकार से हटकर आम नागरिक की बात करते हैं, हम सब की बात करते हैं। क्या भाषा हमारे और इंसाफ के बीच दीवार बन सकती है? संविधान कहता है बिल्कुल नहीं। अनुच्छेद 350 और उससे जुड़े आर्टिकल्स इसी बात को पक्का करते हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल अधिकार है जो हर नागरिक को मिला है। आर्टिकल 350 कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत या अर्जी किसी भी सरकारी दफ्तर में देश में इस्तेमाल होने वाली किसी भी भाषा में दे सकता है। सोचिए जरा, आपको एक मुश्किल सा सरकारी फॉर्म भरना है और वो भी उस भाषा में जो आपको ठीक से नहीं आती। कितनी मुश्किल होगी। ये आर्टिकल इसी मुश्किल को दूर करता है। और बात जब बच्चों की आती है तो संविधान और भी ज्यादा ध्यान रखता है। आर्टिकल 350A भाषाई अल्पसंख्यकों यानी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए एक सुरक्षा कवच है। ये कहता है कि हर राज्य को ये कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों को उनकी प्राइमरी एजुकेशन उनकी मातृभाषा यानी मदर टंग में ही मिले, क्योंकि ये तो हम सब जानते हैं कि बच्चे सबसे अच्छी तरह तभी सीखते हैं जब उन्हें उनकी अपनी भाषा में सिखाया जाए। लेकिन सिर्फ अधिकार दे देना काफी है क्या, अगर उन्हें लागू करने वाला कोई न हो तो? इसीलिए आर्टिकल 350B एक वॉचडॉग बनाता है। राष्ट्रपति भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक स्पेशल ऑफिसर नियुक्त करते हैं। इस ऑफिसर का काम है इन सभी अधिकारों की रक्षा करना, शिकायतों की जांच करना और अपनी रिपोर्ट सीधे राष्ट्रपति को देना। और आखिर में आता है आर्टिकल 351, जो एक तरह से एक मिशन स्टेटमेंट है। ये केंद्र सरकार को ये जिम्मेदारी देता है कि वो हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए काम करे। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है, ये काम किसी पर भाषा थोपकर नहीं करना है, बल्कि हिंदी को इतना समृद्ध बनाना है कि वो भारत की सभी संस्कृतियों को अपने अंदर समेट सके। इसे दूसरी भारतीय भाषाओं से शब्द लेकर और अमीर बनाना है, ताकि ये सच में पूरे देश की संपर्क भाषा बन सके। तो चलिए एक फटाफट रिकैप हो जाए। 341 अनुसूचित जातियों की पहचान, 342 अनुसूचित जनजातियों की पहचान, 343 संघ की राजभाषा हिंदी, 348 संसद और कोर्ट की भाषा, 350A बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा का अधिकार और 351 हिंदी का विकास। ये कुछ सबसे जरूरी आर्टिकल्स हैं जिन्हें याद रखना है। ये वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिन पर हमने आज बात। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देती हैं। 70 साल से भी ज्यादा पहले बनाया गया ये जो मुश्किल सा बैलेंस है, समाज के कुछ वर्गों को सुरक्षा देना और इतनी सारी भाषाओं में तालमेल बिठाना, ये आज के तेज रफ्तार भारत में कितना कारगर है? क्या ये आज भी काम करता है? ये सवाल सिर्फ किताबों के लिए नहीं है, बल्कि ये इस बात से जुड़े हैं कि आज एक देश के तौर पर हम कहाँ खड़े हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।